नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात आरसीपी सिंह की। जी हां, राज्यसभा उम्मीदवारों के ऐलान के बाद केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पहली बार मीडिया के सामने आए और बड़ा बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहने पर वो बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और पार्टी संगठन में बतौर महत्वपूर्ण भूमिका जो अब तक उनकी तरफ से निभाई जाती रही है, पार्टी संगठन में काम करते रहेंगे। आज आप जानते हैं कि बड़ा अच्छा आपने बात की। हमारा कार्यकाल आप जानते हैं कि 6 या 7 जुलाई तक एग्जैक्ट मीटिंग होने पर और माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से मैं मंत्री बना था 7 जुलाई को। और आप जानते हैं मंत्रिमंडल में कोई रहता है तो मंत्री बनाने का जो विशेषाधिकार है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का होता है। तो मैं तो दिल्ली जब जाऊंगा तो निश्चित रूप से भेंट होगी, बातचीत करेंगे। तो हमारा तो भाई आप सामने जब है कि जब संगठन का काम करना है तो संगठन का काम करेंगे। बाकी तो देखिए एक बात मैं बता देता हूँ सर, बातचीत मैंने आज तक जो भी मुझे जिम्मेवारी मिली, चाहे मैं सिविल सर्विस में था तब या मैं इधर था तब, मैं अपने काम को मजबूती से करता हूं और पूरी ईमानदारी से करता हूं, पूरी निष्ठा से करता हूं। तो आरसीपी सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि फैसले के लिए सीएम का धन्यवाद। फैसले से संगठन मजबूत होगा। प्रकोष्ठों की संख्या बढ़ाने पर सीधे तौर पर मेरा जोर है और प्रकोष्ठों की संख्या घटाना गलत होगा। संगठन के लिए लगातार मेरी तरफ से भूमिका और मैं अपने दायित्व को निभाता रहूंगा। देखिए अब तो संगठन में मुझे काम करना ही है क्योंकि पार्टी अपनी है, मजबूती इसको देनी है। तो संगठन को मजबूत करने के लिए जो निर्णय लिए गए कि 33 प्रकोष्ठ बनाया गया था, अब इन लोगों ने उसको 12-13 कर दिया। अरे साहब, बढ़ता है, 33 को 53 पर ले जाइए, लेकिन घटाते क्यों? तो मैं तो अनुरोध करूंगा कि 33 जो प्रकोष्ठ हमने उसमें बनवाए थे उन सबको पुनर्जीवित करें सबसे पहला, क्योंकि हमारे बहुत सारे अध्यक्ष हैं, बहुत सारे हमारे साथी हैं, सब जगह काम कर रहे हैं साहब, आप और बनाइए। और बहुत जो बड़ा हमारा जो प्रकोष्ठ है जिसमें उत्तर और दक्षिण था उसको भी करिए। और मैं तो संगठन का आदमी हूँ जी, अब तो मैं समय भी ज्यादा उसी पर ही दूंगा। तो जहां भी हमारे साथी संगठन में बुलाएंगे मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा। और आनंद अमृतराज हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जोड़ के। आनंद, आरसीपी सिंह इस फैसले के बाद मीडिया से मुखातिब होंगे, इसकी पूरी उम्मीद थी, संभावना थी। वैसे ही वो जुड़े भी, बातों को उन्होंने रखा ही। लेकिन अगर हम उनकी बातों के निचोड़ को समझें, उनके बॉडी लैंग्वेज को समझें, तो उन्होंने सीधे तौर पर यह जता दिया कि अब तक जो होता रहा है, चाहे वो मंत्रिमंडल का हिस्सा बने हो, बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई हो, उन सारे फैसलों के पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। तो कहीं उसे मिस इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है, उसे किसी और आईने से या चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। उसके पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही, और आज जो फैसला हो रहा है वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही है। बिल्कुल बिल्कुल भी आपने बिल्कुल सही कहा। और लगभग 15 से 20 मिनट तक आरसीपी सिंह मीडिया से बातचीत करते रहे और उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये था, उनसे 2-3 ऐसे सवाल पूछे गए जिसका जवाब जानना बेहद महत्वपूर्ण था कि जब कल उनको टिकट नहीं मिला, इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है। तो उन्होंने जो बात बोली कि मुख्यमंत्री ने ही मुझे केंद्र में मंत्री बनवाया और मुख्यमंत्री ने ही मुझे राज्यसभा नहीं भेजा। पूरा फैसला मुख्यमंत्री का है। इसलिए ये जो कयास लगाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री मुझसे नाराज है या मुख्यमंत्री के मेरे संबंध ठीक नहीं है, उस पर विराम लगाने की उन्होंने कोशिश की। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि उन्होंने कहा कि अब मेरे पास काफी वक्त है, मैं संगठन में काफी काम करूंगा और संगठन में पूरा वक्त दूंगा। ये तो दूसरी बात है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब उनसे पूछा गया कि क्या आप मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे, तो उस पर उन्होंने विशेष जोर देकर कहा कि ये प्रधानमंत्री को तय करना और 7 जुलाई तक मेरा टर्म बचा हुआ है। यानी कि इस जवाब के पीछे भी कई अर्थ खोजे जा सकते हैं कि प्रधानमंत्री को तय करना है कि 7 जुलाई के बाद वो रिटेन उनको करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि उन्होंने बार बार ये जताने की कोशिश की कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके संबंध बेहद महत्वपूर्ण है और संगठन को उन्होंने काफी आगे बढ़ाया है। वो अपने पूरे बयान में, अगर उनके बयान को गौर से देखने की कोशिश कर रहे, सुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने बताने की कोशिश की है कि पार्टी को मजबूत बनाने में
संगठन को मजबूत बनाने में उन्होंने काफी मेहनत किया और आज भी वो संगठन से जुड़े रहेंगे और जब भी उन्हें मौका मिलेगा और पार्टी जैसे भी संगठन के लिए उन्हें याद करेगी वो पार्टी के साथ हाजिर हैं। यानी कि उन्होंने बताने की कोशिश की कि मैं जेडीयू में ही हूं और अगर मुझे टिकट नहीं भी मिला है तो मेरी कोई नाराजगी नहीं है। बिल्कुल आनंद, इसे हम ऐसे भी समझें क्योंकि हम लगातार जब से राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर जेडीयू के कैंडिडेट कौन होंगे, आरसीपी सिंह होंगे या कोई और होगा, जब से इसके कयास लगाए जा रहे थे, जब से इस पर चर्चा की जा रही थी, ये बार बार कहा जा रहा था कि इस बार उपेंद्र कुशवाहा हो, ललन सिंह हो, तमाम पार्टी के अंदर वो एक गुट जो आरसीपी सिंह को पसंद नहीं करता है, उनकी कार्यशैली को पसंद नहीं किया जाता रहा है, उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर नाखुशी थी, इन तमाम लोगों का दबाव ही है जो आरसीपी सिंह नहीं जा रहे हैं। इस बयान के साथ आरसीपी सिंह ने यह भी बताने की कोशिश की कि ऐसा कुछ है नहीं, उनका कद, उनका दबदबा या उनका दबाव जो पार्टी के अंदर अब तक रहा है वो अभी भी वैसे ही है। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई फैक्टर काम करता है तो वो एकमात्र नीतीश कुमार ही है। बिल्कुल। और विवाह देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो बार बार इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि आरसीपी सिंह और ललन सिंह में खटपट है, तो उन्होंने ये कहकर बहुत महत्वपूर्ण बयान उन्होंने दिया है कि 2010 में जब नामांकन था उस वक्त मैं मुंगेर गया था। तो आप ये बात समझिए कि आरसीपी सिंह ने ललन सिंह से भी संबंध बेहतर होने की बात कही, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी संबंध बेहतर होने की बात कही, और दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया कि 2019 में जब मुख्यमंत्री ने एक सीट पर रजामंदी नहीं दी थी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने पर, तो फिर आपने जब आपको मौका मिला तो आपने एक सीट पर कैसे रजामंदी दे दी। उन्होंने कहा कि उस समय 303 सीट बीजेपी के पास थी और उनके पास पूर्ण बहुमत था। उनकी मान्यता थी कि उन्होंने एक सीट जेडीयू को दिया और जेडीयू को मंत्रिमंडल में शामिल किया। तो उन्होंने बताने की कोशिश की कि बीजेपी ने जेडीयू पर एहसान किया और इसी वजह से जेडीयू मंत्रिमंडल में शामिल हुई। और सबसे उससे भी महत्वपूर्ण बात यह था कि उन्होंने पूरे बयान के दौरान, जब तक वो प्रेस से वार्ता करते रहे, उन्होंने पूरी शिद्दत से ये जताने की कोशिश की कि वो जेडीयू के साथ हैं और मजबूती से टिके रहेंगे, संगठन में काम करेंगे और उन्हें जो भी मौका मिलेगा वो जेडीयू के साथ ही रहकर काम करेंगे। इसी 20 मिनट में ये भी बता दिया कि बीजेपी के साथ भी उनके संबंध खराब नहीं है, बीजेपी के साथ भी मधुरता का हवाला दे गए और बीजेपी ने कैसे एहसान कर दिया जेडीयू को एक मंत्री पद देकर, वो भी बताने से वो पीछे नहीं हटे। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज इस तमाम जानकारी के लिए आपका। एनडीए के राज्यसभा उम्मीदवारों के ऐलान के बाद सबसे बड़ा अब सवाल यह है कि अब आरसीपी सिंह का क्या होगा, क्योंकि आरसीपी सिंह इसके बाद क्या करेंगे। सुनिए इस पर अलग अलग दलों के नेताओं की क्या रही प्रतिक्रिया। पहले से ही लोग कयास लगा रहे थे कि उनका टिकट कटेगा क्योंकि वो गुटबाजी के शिकार हुए। अब ये जेडीयू का आंतरिक मामला है, लेकिन फिर भी जिस तरह जेडीयू के अंदर खेमेबाजी और गुटबाजी के कारण बलि का बकरा बन गए आरसीपी सिंह जी, ये तो होना ही था। आरसीपी सिंह जी का क्या होगा, इस सवाल से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अब जनता दल यूनाइटेड में क्या होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ऑपरेशन लोटस में लगाया था जदयू में। भारतीय जनता पार्टी ये देखना चाह रही है कि उनकी अपनी जाति पर कितनी पकड़ है। नीतीश कुमार जी सिर्फ जाति की राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी धर्म और जाति दोनों की राजनीति करती है। तो अगर जाति की राजनीति में इनकी कुछ पकड़ निकली तो भाजपा इनका आगे इस्तेमाल करेगी, और अगर इनकी पकड़ नहीं निकली तो भाजपा भी इन्हें किनारे लगा देगी। देखिए, हर दल का अंदर का बात होता है, वो उनके जो निर्णायक बॉडी है वो निर्णय लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी में हम वर्करों पर विश्वास करते हैं, वर्कर को बनाने का काम किया है। हर दल अपने हिसाब से अपने योग्य कैंडिडेट को और बनाता है। पार्टी में हर कार्यकर्ता एक कलाकार होता है, वो अपने दायित्व के हिसाब से काम करता है। तो आरसीपी सिंह जी को फिर नया जिम्मेवारी जो मिलेगा वो काम करेंगे। आरसीपी सर केंद्र में मंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये प्रधानमंत्री जी का विशेष अधिकार है, वो तय करेंगे। मुद्दा ये है कि जिस प्रकार से माननीय खीरू महतो जी को राज्यसभा का सदस्य के लिए चयन किया गया है, वो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दूरदर्शी सोच प्रकट करता है। जिस प्रकार से हम पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, उसको लेकर के चाहे वो खीरू महतो जी हों या फिर हेगड़े जी हों, ये निश्चित रूप से ये एक संदेश देता है कि अगर आप ईमानदारी पूर्वक पार्टी में लगे रहेंगे तो आप उच्च पद भी प्राप्त कर सकते हैं।
तो केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को टिकट नहीं मिलने पर जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि यह तो फिक्स नहीं है कि जो एक बार बन गया वही अंत तक बना रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी सदन के सदस्य नहीं है तो उन्हें मंत्री पद छोड़ना होगा और यही संवैधानिक व्यवस्था भी है। फिक्स नहीं है कि जेडीयू के अंदर में कि जो एक बार बन गए वही लास्ट तक रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा बोलते हैं कि पार्टी और संगठन के लिए सभी को काम करना है और जब जिसको मौका लगेगा तो वो भी सदन में जाएगा। तो एनडीए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया। अब इन उम्मीदवारों के नामांकन को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो नामांकन आज किया जाएगा। बीजेपी से सतीश चंद्र दूबे नामांकन करते नजर आएंगे। दोपहर बाद नामांकन करने की बात सामने आती हुई बीजेपी से शंभू शरण पटेल, चूंकि बीजेपी के पास 2 सीटें जिसमें शंभू शरण पटेल का नाम, जेडीयू से खीरू महतो का नामांकन होगा, उनकी तरफ से यह नॉमिनेशन किया जाएगा। जेडीयू से खीरू महतो नामांकन करते हुए आपको दिखेंगे। और बीजेपी ने बिहार में अपने सांसद के तौर पर सतीश चंद्र दूबे को दोबारा मौका दिया है। वहीं दूसरे उम्मीदवार की बात करें तो शंभू शरण पटेल बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में पिछले कई सालों से पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। फिलहाल वे संगठन में मंत्री के पद पर हैं। बात अगर जेडीयू की कर लें तो तमाम अटकलों को विराम लगाते हुए पार्टी ने खीरू महतो को अपना उम्मीदवार बनाया। खीरू महतो झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं और एनडीए के सभी उम्मीदवार आज नामांकन करने वाले हैं। तो बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक को लेकर कटिहार में तैयारियां जोरों पर हैं, जिसमें बीजेपी के तमाम मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य समेत 624 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। यहां करीब 1200 लोगों के रहने और खाने पीने के इंतजाम तक किए गए हैं। अगर कार्यस्थल की बात की जाए तो यहां पर कार्यक्रम स्थल नगर भवन को पूरी तरह से सजाया और संवारा क्या है। 31 मई और 1 जून को होने वाली बैठक को लेकर तैयारी क्या है, क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं, इन्हीं व्यवस्थाओं को जानने के लिए हमारे संवाददाता सुब्रत गुहा इस जगह पर पहुंचे। इनकी रिपोर्ट देखिए। बिहार में भाजपा इस बार कटिहार में अपना प्रदेश कार्य समिति की बैठक कर रहा है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक 2 दिवसीय है। 31 और 1 को यहाँ बैठक होने वाला है। आपको दिखाते हैं, ये कटिहार के नगर भवन है और इसमें अभी तैयारी जोरों पर है और 31 और 1 को इसमें बैठक होना है। और ये जो प्रसाल भवन है नगर भवन का, इसमें 624 कार्य समिति से जुड़े हुए जो सदस्य हैं वो आएंगे और जो आगे की जो रणनीति है भाजपा उस पर सभी कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं और लगातार 1 महीने से इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। पूरे शहर को भाजपा के झंडा और होर्डिंग से सजा दिया गया है और कार्यक्रम स्थल पर जहां बैठक होनी है टाउन हॉल के अंदर, वहां पर 624 प्रतिनिधि जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं उनका रहना होगा और यहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी यहीं पर की गई। कटिहार वासी के साथ साथ कार्यकर्ता में बहुत ज़्यादा खुशी की माहौल है और ऐतिहासिक हो रहा है। 2009 के बाद इस बार 31 और 1 को रखा गया है और जितने भी हमारे माननीय विधायक, एमएलसी और विधायक हैं सभी आ रहे हैं और सभी का भोजन का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था किया गया है। बहुत खुशी की माहौल है। देश में भाजपा में होगा है और बिहार में भी भाजपा में हो। भाजपा में इस क्षेत्र में काफ़ी उत्साह पहले से रहा है और एक बार फिर 13 साल बाद कार्य समिति की बैठक के माध्यम से भाजपा अपने जनाधार को और मजबूत करने में जुटी हुई है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और अगली खबर हाजीपुर से, जहां पर चंदा मांगने को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि गोली चलने लगती है। जी हां, दरअसल तंगौल में 6 जून को यज्ञ होने वाला है और इसी को लेकर गांव वाले घूम घूम कर चंदा इकट्ठा कर रहे थे। जरा तस्वीरें देखिए। ये चंदा मांगने के लिए भीड़ जो है वो गांव-गांव में एक एक घर तक पहुंच रही थी। चंदा मांगा जा रहा था, लेकिन इसी दौरान चंदा मांगने के दौरान एक व्यक्ति कामेश्वर चौधरी के घर ये जब लोग पहुंचे तो चंदा देने से इन लोगों ने इनकार कर दिया, जिसके बाद विवाद बढ़ जाता है। घर वालों ने इस दौरान तलवार, पिस्टल निकाल ली, जिससे ग्रामीण उग्र हो गए और पथराव शुरू कर दिया गया। मारपीट का ये लाइव वीडियो आप इस वक्त देख पा रहे हैं, जिसमें एक पक्ष गोली भी चला रहा है। फिलहाल पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
मेरे गांव में अठजाम यज्ञ हो रहा है और बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, तो हम लोग बहुत दिन से चंदा वसूल रहे हैं। गांव में सब जगह गए हैं, गांव के सहमति से हम लोग चंदा वसूलने गए हैं। तो हम लोग 4 दोस्त से गए थे चंदा वसूलने के क्रम में। पार कर दिया गया हंसुआ, इनको भी फैली पकड़ के कुछ दूर तक इनको घसीटा गया। तो हम लोग चंदा आगे उछल रहे थे, उसी क्रम में फिर दौड़ते दौड़ते आए यहाँ पे। तो हम लोग 2-3 आदमी थे, तो फिर हम लोग वापस आ गए। तो फिर हम लोग गांव में बड़े बुजुर्ग को कहें कि ऐसा ऐसा बात है, जो चंदा वसूलने गए हैं तो हम लोग को ये मारा पीटा गया। तो हम लोग गए, फिर कुछ लोग गए मैनेज करने के लिए, उधर से रोराबारी करना स्टार्ट कर दिया। सब लोग हंसुआ निकाल लिया, पिस्टल निकाल लिया। छपरा में ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों से हिंदुवादी संगठनों के कान खड़े हो गए हैं। अभी सदर प्रखंड के जटुआ गांव में चर्च निर्माण का मामला थमा भी नहीं कि तब तक सदर प्रखंड के मगाईडीह में ईसाई मिशनरी की ओर से एक और चर्च का निर्माण और इसका मामला सामने आ जाता है, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वहां पर पहुंचकर चर्च के बोर्ड को क्षतिग्रस्त कर दिया और स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले यहां धर्मशाला या कम्युनिटी हॉल के निर्माण की बात की गई थी, लेकिन अब यहां पर चर्च का निर्माण कर दिया गया, जिसका गांव वाले विरोध कर रहे हैं। एक के बाद एक कई इलाकों से चर्च निर्माण की खबरें आने के बाद लोगों का यह गुस्सा और बढ़ गया है। लोगों का यह कहना है कि जब यहां कोई ईसाई धर्म को मानने वाला है ही नहीं, तो इस तरह से चर्च का निर्माण क्यों कराया जा रहा है। लोगों ने ईसाई मिशनरियों पर पैसे देकर धर्मांतरण का भी आरोप लगाया। पहले बोले थे मतलब कि हम जब बुजुर्ग थे, हम जा रहे थे तो हम जानते हैं कि मतलब धर्मशाला बन रहा है, चाहे मतलब यहाँ बन रहा है। आज पता लगा है कि मतलब धर्म पर पैसा बांटवार पर कोई मालूम नहीं है। आज जाने है कि मतलब पैसा दिया है और बना रहा है। आज आपको मालूम चला कि हाँ यहाँ पैसा बांटा गया है और यहाँ ये चर्च बनाया जा रहा था। आज पहले आपको मालूम था कि यहाँ घर बना रहा। छपरा के जटुआ गांव में चर्च विवाद का मामला अभी थमा भी नहीं था कि एक नया मामला मगाईडीह में सामने आ गया। यही वो बिल्डिंग है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये चर्च है और यहाँ पे एक हंगामा भी हुआ था, जिसमें बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद सदस्यों ने यहाँ आकर के इसका बोर्ड तोड़ दिया था। और आप देख सकते हैं कि ऊपर में जो बजरंग बली का झंडा टांग दिया गया इस चर्च के, इस बिल्डिंग जो कथित चर्च है उस बिल्डिंग के ऊपर अब हनुमान जी का झंडा टांग दिया गया है। कहीं ना कहीं ये विवाद जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ के आसपास के लोगों का ये कहना है कि जिस इलाके में कोई ईसाई समुदाय के लोग नहीं रहते, वहाँ पे चर्च निर्माण आखिर हर अगल बगल के गांव में क्यों कराया जा रहा है। एक बहुत बड़ा सवाल इस निर्माण के बाद खड़ा हो रहा है और इसे लेकर के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्य लगातार गुस्से में दिख रहे हैं। और यही कारण है कि जब इस चर्च निर्माण की बात सामने आई, लोगों ने बयान दिया कि इसे पहले बताया गया था कि इसे धर्मशाला बनाया जाएगा, यहाँ पे लोग ठहरेंगे, लेकिन यहाँ फिर चर्च की बात जब सामने आई तो लोग उग्र हो गए। लोगों ने यहाँ हल्की तोड़फोड़ की है, जिसके बाद यहाँ काम फिलहाल रोक दिया गया है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और ऐसे में इस धर्मांतरण के बाद से न्यूज़ 18 के ये सवाल कि आखिर ग्रामीणों का धर्मांतरण कौन करवा रहा है, धर्मांतरण के लिए आखिर पैसे कहां से आ रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा और गंभीर सवाल। जहां ईसाई नहीं है वहां चर्च का निर्माण आखिर क्यों, इलाके में चर्च कौन बनवा रहा है और चर्च के लिए फंडिंग कहां से हो रही है। ये वो सवाल हैं जिन सवालों के जवाब सामने नहीं आ पा रहे, लेकिन एक एक करके तमाम इलाकों में चर्च का निर्माण अपने आप में गंभीर सवाल खड़ा करता हुआ। क्या धर्मांतरण से समस्याएं खत्म हो जाएंगी, जिसके दावे किए जा रहे हैं। सेवा के नाम पर धर्मांतरण क्यों कराया जा रहा है, मदद के नाम पर धर्म के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है, और ऐसे में धर्मांतरण करने वालों पर, जो लोग ये धर्मांतरण करवा रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब होगी। और अब इस खबर के मायने को भी जरा समझ लीजिए। देखिए, सेवा के नाम पर अस्पताल बनाए जाते हैं, ये स्वाभाविक है, ये होना चाहिए और अब तक ये होता रहा है। तो सेवा के नाम पर अस्पताल बनाए जाते हैं, सेवा के नाम पर स्कूल बनवाए जाते हैं जिससे सबका फायदा हो, मदद के नाम पर पैसे बांटे जाते हैं, सेवा और मदद की आड़ में चर्च बनती चली जाती है, सेवा के बदले लोगों पर दबाव बनाया जाता है, लोगों पर धर्मांतरण के लिए दबाव डाला जाता है, स्कूल और अस्पताल खोलने के लिए फंडिंग की जाती है और बड़े पैमाने पर विदेशों से पैसे पहुंचते हैं।
विदेशी पैसों से धर्मांतरण की योजना बनती है और उसी को धरातल पर उतार दिया जाता है। धर्मांतरित लोगों से भी पैसे लिए जाते हैं, हर महीने कमाई से पैसे जमा किए जाते हैं और इसी पैसे के लिए संख्या बढ़ाने पर जोर रहता है। और बड़ी खबर इस वक्त नालंदा से आ रही है, जहां पर रवी के पुनः में फिर से गोलीबारी की गई है। जी हां, 12 घंटे के अंदर दोबारा गोलीबारी की घटना। रवी के पुनः में गोलीबारी की यह घटना 12 घंटे के अंदर एक बार फिर से की गई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर एक शख्स की मौत हो गई है जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। रविवार की देर शाम मधुसूदन चौधरी की गोली मारकर उन्हें घायल कर दिया गया था, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना रेफर किया गया। इस घटना के कुछ ही घंटे होते हैं और कुछ ही घंटे के बाद गोली मारने वाले व्यक्ति का शव सोनसा हंगा से बरामद किया गया। दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की बैठक में न्यूज 18 की मिशन पानी मुहिम ने जल और स्वच्छता सुरक्षा पर प्रस्तावना पेश कर एक नई लकीर खींची है। इस मुहिम की ग्लोबल लीडर्स ने सराहना की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। I congratulate the News 18 network for running this fantastic program called Mission Pani, which has been awarded, recognized by no less than the President of India. Clean pani, sanitation have become the need of the hour, and I commend the fantastic work that the News 18 network is doing as far as water conservation and sanitation is concerned. Mission Pani becomes all the more critical, and I do hope that several networks, several organizations, political, non-governmental organizations, business organizations, etc., all embed water conservation in their decision making. Every single decision that every policy maker today takes in this world should have water conservation as the touchstone in it. तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।